आज हमारा लेसन जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3 है। ये 9th क्लास का सबसे बेस्ट लेसन माना जाता है क्योंकि इसमें बहुत सारी नॉलेज हमें मिलने वाली है। ओके, जियोग्राफी और ये चैप्टर नंबर 3 ड्रेनेज। ये देखिए ड्रेनेज। ओके, ड्रेनेज को अगर हम हिंदी में प्रोनाउंस करें, मतलब कि शुद्ध हिंदी में बात करें, तो ये एक तरह से अपवाह तंत्र होता है। अपवाह तंत्र मतलब कि रिवर जिस पैटर्न में फ्लो करती हुई चलती है, कभी वो ट्रेलिज पैटर्न बनाती है, कभी रेक्टेंगुलर शेप में फ्लो करती है, कभी जो है जैसे किसी हार्ड सरफेस से होती हुई निकलती है। तो कई टाइप के वो ड्रेनेज पैटर्न बनाती है। हम इस लेसन में उन पैटर्न्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि किस तरह से ये लोग जो है इंडिया के अंदर किस तरह से इधर से उधर नॉर्थ से ये मान लीजिए नॉर्थ हिमालय से लेकर वो गंगा जो वेस्ट बंगाल में निकल जाती है, और जो ये मान लीजिए कि भाई इधर मिडिल वाला एरिया जो एमपी का एरिया है, महाराष्ट्र का एरिया, वहां से वो रिवर निकलती हुई अरेबियन सी की तरफ चली जाती है। इन रिवर्स के बारे में शॉर्ट में हम यहां समझने वाले हैं। जो पैटर्न की बात कर रहा था वो 4 टाइप के पैटर्न होते हैं, डेंड्रिक पैटर्न, ट्रेलिज पैटर्न और रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये कई टाइप के पैटर्न इसमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन पैटर्न के बारे में ही पढ़ेंगे भाई ये पैटर्न होते क्या एक्चुअल में। ओके, तो देखिए सबसे पहले ड्रेनेज, तो इसमें रिवर्स के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। रिवर्स, ओके, रिवर्स नदियों के बारे में। हमारे इंडिया में नदियां 2 टाइप की हैं, एक तो होती है नॉर्दर्न साइड नॉर्दर्न रिवर्स और एक होती है साउदर्न साइड रिवर्स, और उनके बारे में। तो देखिए सबसे पहले हमारे यहां पर द हिमालयन रिवर्स, हिमालयन रिवर्स, एक तो ये पार्ट होता है, दूसरा होता है द साउदर्न रिवर्स। ठीक है, द पेनिनसुलर रिवर्स। ये 2 टाइप की रिवर होती है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? बेसिकली इन दोनों में डिफरेंस है कि नॉर्थ साइड से आने वाली हिमालय की रिवर जो है पेरेनियल रिवर्स है, वो हमेशा फ्लो करती रहती है क्योंकि ग्लेशियर पिघल के चलते हैं। जैसे गंगा गंगोत्री से निकलती है, यमुना यमुनोत्री से निकलती है, तो क्या है कि वहां ग्लेशियर पिघलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं और ये रिवर फ्लो करती रहती है। इनमें पानी हमेशा होता है। हां, ये बात अलग है कि नॉर्दर्न यानी कि हिमालय रिवर्स में जो है पूरे साल भर फ्लो करती हैं और साथ में बारिश के मौसम में, रेनफॉल के सीजन में इनमें पानी बहुत एक्सेसिव लेवल में हो जाता है। एक तो ग्लेशियर पिघल के आ रहा होता है, ऊपर से पानी बढ़ जाता है, तो कई जगह पर ये फ्लड, बाढ़ वगैरह का भी काम कर देती है। जैसे कोसी रिवर आप लोगों ने सुना होगा, जो बिहार के लिए जो है सोरो ऑफ बिहार कहलाती है। दामोदर रिवर वेस्ट बंगाल में सोरो जो बंगाल कहलाती है, और आसाम में ब्रह्मपुत्र रिवर बाढ़ ला देती है। वो इसीलिए कि भाई जो ग्लेशियर मेल्ट होके तो चल ही रहे हैं, साथ ही साथ में रेनफॉल का वाटर भी इसमें ऐड हो जाता है। जैसे आपने सुना होगा मेघालय में बहुत ज्यादा बारिश होती है, आसाम में बहुत सारी बारिश होती है, तो उसकी वजह से भी फ्लो करती है। तो 2 टाइप की रिवर। साउथ की जो पेनिनसुलर रिवर है, यानी कि जो दक्षिणी की जो रिवर होती है, उनमें क्या होता है कि साउथ में जो रिवर होती है उसमें वो रेनफॉल की वजह से भी फ्लो करती है। ठीक है भाई, पेरेनियल नहीं है। साउथ की रिवर पेरेनियल नहीं होती, जैसे कि महानदी हो गया, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये पेरेनियल नहीं होती। ठीक है, तो इन दोनों को हम शॉर्टकट में समझते हुए चल पड़ेंगे भी क्या इन दोनों की स्पेशलिटी है और कैसे है ये। ओके, नॉर्दर्न प्लेन को बनाने में जो 3 रिवर सिस्टम है वो बहुत फेमस है, जैसे कि इंडस रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम और ब्रह्मपुत्र, जो कि हिमालयन रिवर सिस्टम में आती है। और साउथ में जो प्लाट्यू एरिया है वहां पर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा और ताप्ती, ये सब आती हैं। इन्हीं के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। ठीक है, हाँ, यस जतिन, हाँ बेटा। लेकिन वो प्लेन नॉर्दर्न ही माना जाए क्योंकि आसाम का जो प्लेन एरिया आ रही है, जो बना रही है, वो नॉर्दर्न प्लेन में ही काउंट होता है। हमारे 3 टाइप के प्लेन एरिया हैं, इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी का प्लेन एरिया, गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी का प्लेन एरिया, और थर्ड आसाम यानी कि ब्रह्मपुत्र का प्लेन एरिया। क्योंकि नॉर्थ साइड ही हमारी होती है, आप नॉर्थ ईस्ट कह रहे हो लेकिन है तो नॉर्थ में ही वो, तो नॉर्थ के 3 प्लेन एरिया है हमारे। ठीक है, आसाम भी हमारे प्लेन एरिया में काउंट होता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। ओके, तो अब बात हम ये करने जा रहे हैं कि भाई रिवर्स के पैटर्न क्या क्या है, पहले वो देख लेते हैं। ओके, तो देखिए रिवर्स के पैटर्न हमारे यहां पर रिवर्स फ्लो करने के हिसाब से 3 पैटर्न अपनाती है।
रिवर पैटर्न्स, ये देखिए रिवर पैटर्न्स, ठीक है, पैटर्न्स होते हैं ये, ठीक है, ओके, रिवर पैटर्न्स, ये देखिए पैटर्न्स होते हैं ये, और ये पैटर्न्स 4 टाइप के होते हैं। नंबर 1 जो पैटर्न होता है वो डेंड्रिक पैटर्न होता है, डेंड्रिटिक, ठीक है, जिसको बोलते हैं डेंड्रिटिक पैटर्न। ये देखिए ये डेंड्रिटिक पैटर्न अपनाती है, और ठीक है, ये देखिए पैटर्न अपनाती है। दूसरा वाला पैटर्न जो अपनाती है वो ट्रेलीज होती है, ट्रेलीज पैटर्न अपनाती है। ये इनके फ्लो करने के हिसाब से है कि कैसे फ्लो करती है और किस तरह की शेप बनाती हुई चलती है। ओके, तीसरा जो पैटर्न होता है वो तीसरा पैटर्न इनका होता है रेक्टेंगुलर। ये देखिए रेक्टेंगुलर, ठीक है, रेक्टेंगुलर पैटर्न, रेक्टेंगुलर पैटर्न्स इनके होते हैं। एक 4 नंबर पे एक और पैटर्न होता है रेडियल पैटर्न। ये देखो रेडियल पैटर्न। अब ये बार बार हम जो पैटर्न की बात कर रहे हैं, एक्चुअल में ये शेप बनाती है। जैसे मैं ये कहूं कि डेंड्रिक पैटर्न है, अब डेंड्रिक पैटर्न कैसे बनता है वो थोड़ा समझने की बात है। क्या होता है कि कई बार कुछ रिवर, मेन रिवर होती है, उसमें चारों तरफ से ट्रिब्यूटरी जुड़ती चली जाती है। जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूं यहां पे, गंगा, जैसे गंगा रिवर ऊपर उत्तराखंड से बन के चल रही है, ऐसे उत्तराखंड में ये 2 रिवर के नाम से फ्लो करती है। ये देखिए उत्तराखंड से बन के चली, एक का नाम होता है अलकनंदा, ओके, और दूसरे का नाम होता है भागीरथी। ये देखो इन दोनों के नाम याद कर लेना, अलकनंदा और भागीरथी, ये दोनों बनती है और आगे चलती है। देवप्रयाग रुद्रप्रयाग के आसपास ये मिलती भी है आपस में। जैसे ये वी शेप बन रहा है, तो यहां जो ये जहां पर ये मिक्स हो रही है, ये देवप्रयाग का एरिया है। देवप्रयाग रुद्रप्रयाग 2 फेमस एरिया हैं जहां पर ये लोग मिक्स होकर फिर आगे बढ़ती हैं। और फिर गंगा नाम जब ये यूपी में एंट्री करती है और प्लेन एरिया में फ्लो करने लगती है, तब हरिद्वार में इसको गंगा बोलने लगते हैं और ये प्लेन एरिया में एंट्री कर जाती है। उससे पहले इसको अलकनंदा और भागीरथी कह रही हैं। अब जो अलकनंदा और भागीरथी है, दोनों ही गंगोत्री ग्लेशियर से पिघल के चल रही हैं। गंगोत्री ग्लेशियर है, पानी इन दोनों का ग्लेशियर का वहां पिघला और इन दोनों के मीडियम से आगे बढ़ा। सिंपल सी बात है कि गंगोत्री ग्लेशियर पिघला और मेल्ट होने के बाद इन दोनों रिवर में वो वाटर आया। कौन सी में आया? अलकनंदा और भागीरथी। और अलकनंदा भागीरथी का वो पानी आगे बढ़ा, ठीक है। और यहां देवप्रयाग में, ये देखिए देवप्रयाग, ठीक है, देवप्रयाग में ये इकट्ठी हुई और उसके बाद यहां हरिद्वार से फिर ये कहां पर चल पड़ी? हरिद्वार से फिर ये यूपी में, ये देखिए हरिद्वार, ये देखिए हरिद्वार में इकट्ठा हो गए, ये यूपी में चल पड़ी है। अब समझने की बात यह है कि चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, वहां से वो आई है, इधर आगे बढ़ रही है, हरिद्वार में फिर प्लेन एरिया में आ गई है, सीधा सिंपल आगे बढ़ रही है। लेकिन इसमें लॉजिक क्या है? ये डेंड्रिक पैटर्न का मतलब क्या है? फिर इसमें मेन तो लॉजिक समझना है हमें, ठीक है। लॉजिक ये है कि ये वाली रिवर जो इस तरह सिंपली आगे बढ़ रही है, ये अब बड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाएगी। अब वो कॉम्प्लेक्स कैसे होगी वो देखना है। क्या होगा कि जहां देवप्रयाग मैंने लिखा उससे जस्ट ऊपर जहां गंगोत्री ग्लेशियर से बनके चल रही थी, ये देखो गंगोत्री, ये देखो गंगोत्री से बनके चल रही थी, उसके नजदीक ही यमुनोत्री से एक रिवर और फ्लो करके आ रही है और वो इसी में मिक्स होगी आगे जाके, यमुना उसी के पैरेलल चलती हुई आ रही है और इलाहाबाद में आके मिक्स होगी, ठीक है। अब देखिए यहां से कोई रिवर फ्लो करती हुई निकली है, ओके, यमुनोत्री ग्लेशियर से, ओके, और वो इस तरह से फ्लो करती हुई आगे बढ़ रही है। ये देवप्रयाग थोड़ा हटा देते हैं हम यहां से एक बार, ठीक है, ओके, यहां से ऐसे, ये देखिए ये देवप्रयाग था, देवप्रयाग, ओके, और फिर ये आगे बढ़ रही है, ऐसे आगे बढ़ रही है और आगे बढ़ते हुए आगे जाके उसमें ये गंगा में यहां मिक्स हो जाएगी, यहां पर ये देखिए गंगा में मिक्स हो जाएगी यहां पर, ओके, इसका वाटर यहां इसमें मिक्स होगा। लेकिन इससे पहले कि यमुना, ये कौन सी बताई मैंने? सेकेंडरी जो ऊपर से आई यमुना आई है। मैं इस पैटर्न को बिल्कुल क्लियर कर दूंगा और गंगा का सिस्टम भी आपको जल्दी समझ आ जाएगा, ठीक है, ओके। ऊपर से रिवर आई यमुना, ये देखिए यमुना, ओके, कौन से ग्लेशियर से आई है?
यमुनोत्री, यमुनोत्री, यमुनोत्री ग्लेशियर। ये देखिए बेटा, समझ आ रहा है सबको? कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? अगर कहीं पर कोई कंफ्यूजन है तो वहीं की वहीं बोल जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो यमुनोत्री से बन के आ रही है आगे, लेकिन यमुना में साउथ साइड से कुछ रिवर और एंट्री करती हैं। साउथ साइड से कुछ रिवर और एंट्री करती हैं, और वो है चंबल, सोन, बेतवा, केन। ये साउथ के जो सतपुड़ा विंध्याचल के हिल्स एरिया है और अरावली की छोटी मोटी जो हिल्स है, उधर से बन के ये यमुना में ऐड होंगी साउथ साइड से। पहले वो यमुना में ऐड होंगी और फिर यमुना उन्हीं का वाटर कलेक्ट करके फिर आगे गंगा में ऐड कर देंगे अपने आप को। ठीक है, जैसे ये गंगा हम पढ़ रहे हैं। ओके बेटा, तो अब कौन सी है जो साउथ से ऐड हो रही है? जैसे ये देखिए, यहां पर एक रिवर ऐड हुई है जिसको हम कह रहे हैं चंबल। ये देखिए, ये चंबल इसमें ऐड हुई है, चंबल, चंबल। ओके, चंबल रिवर इसमें ऐड हो गई है। यहां पे दिख रहा है बेटा? ये बोर्ड पे नहीं दिख रहा? दिख रहा है, आई थिंक सभी को दिख रहा है। ओके, चंबल। ओके, चंबल के बाद यहां से एक और रिवर इसमें, जैसे ये हो गई, एक और रिवर ऐड हो गई इसमें। ओके, ये हो गई सोन। ठीक है, इधर से हो गई एक और केन। इस तरह की रिवर इसमें ऐड हो जाएंगी, केन रिवर। अच्छा, अब आप देख सकते हो आपने ये कैसा पैटर्न बना दिया। ऊपर से गंगा मेन रिवर थी, आगे बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी, और गंगा में यमुना का मिक्सअप हुआ है यहां पर इलाहाबाद में। इस जगह पर यमुना का मिक्सअप हुआ है इलाहाबाद में, और उससे पहले चंबल और सोन इसमें ऐड हो गई है, केन भी रिवर इसमें ऐड हो गई है। केन रिवर भी ऐड हो गई, सोन भी ऐड हो गई। न केवल ये साउथ साइड से यमुना और ये रिवर ऐड हुई, बल्कि ऊपर से भी कुछ और ऐड होंगी, ऊपर से भी ऐड होंगी। अब वो कौन कौन सी रिवर जो ऊपर साइड से ऐड होंगी? कौन कौन सी रिवर है जो ऊपर साइड से ऐड होंगी? ये देखिए, यहां पर ऊपर की साइड से हम ऐड करेंगे। ये देखिए, ये वन ऊपर लिख लेते हैं, डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक, डेंड्रिटिक पैटर्न। ओके, अब यहां ऊपर की साइड से एक रिवर जैसे यहां से ऐड होंगी इसमें, ठीक है, जिसके अंदर हम ये कह सकते हैं कि वो ऊपर से ऐड होने वाली शारदा रिवर। ये देखिए, इसमें ये ऐड हुई है शारदा, शारदा। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने के बाद नेपाल से गंडक रिवर इसमें ऐड होंगी। ऐसे नेपाल साइड से इसमें एक और रिवर ऐड होंगी, गंडक, गंडक रिवर, गंडक रिवर ऐड होगी। ठीक है, उसके बाद में इधर की साइड से यहां से आगे चल के एक रिवर और ऐड हो जाएगी, और वो है कोसी, कोसी, ये कोसी रिवर होगी। ओके, और फिर ये रिवर आगे बढ़ जाएगी और आगे जाकर ये वेस्ट बंगाल में ड्रेन कर जाएगी। ठीक है, ये क्या होगा? बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल में पहुंच जाएगी आखिरी में। अब इसको ध्यान से देखें आप, तो ये ट्री लाइक शेप बन गई है। जैसे आपने कभी देखा हो कि एक ट्री लाइक शेप बन गई है। देखो, जैसे मैं बताऊं कैसे। अब यहां पर हम इसको देख सकते हैं, ये ट्री लीफ शेप भी बन गई है, और ये देखिए ऐसे ऐसे, इस तरह की शेप में बन गई है ना? ये एक ट्री लीफ जैसी बन गई है, जैसे एक ट्री लीफ है ऐसे। ये देखिए, एक ट्री लीफ जैसी बन गई है ऐसे। नहीं समझ गए आप? मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा था कि जो इस तरह का पैटर्न चलाती हुई रिवर चलती है दोनों साइड से, बिल्कुल उसको हम डेंड्रिटिक पैटर्न की रिवर्स कह सकते हैं, और बिल्कुल वैसा ही शेप बन रहा है जहां तक मेरा आइडिया है। ठीक है भाई, तो ये पहली शेप कौन सी हुई? डेंड्रिटिक पैटर्न। अभी जो आपने बोर्ड पे जो भी समझा वही है ड्रेनेज। ये जो सिस्टम है इसी को ड्रेनेज कहते हैं भाई, ध्यान रखना, यही है ड्रेनेज, इसी को ड्रेनेज कहते हैं। कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, ड्रेनेज है। ओके, तो नेम
लेसन का बिल्कुल क्लियर हो गया। अब दूसरे पैटर्न पे चलते हैं जरा, ये पैटर्न तो हमें, हाँ जी हितेश, यस बेटा। शायद इसलिए कि उसमें सदा पानी नहीं होता, इसलिए भी कहते हैं। और दूसरा कि भाई वहां पर बहुत सारे पहले चंबल रिवर के आसपास बहुत सारे जो लुटेरे डाकू भी होते थे जो लोगों को लूट लेते थे, और उस एरिया में पहले बहुत ज्यादा एग्रीकल्चर भी नहीं होती थी। तो जो रिवर अपने एरिया में एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट नहीं कर पाई, इसीलिए लोग उसे कई प्रकार से जैसे अलग अलग नाम दे देते हैं लोकल रिवर, भाई शापित रिवर है, ये है वो है, ऐसे, क्योंकि उस चंबल की घाटी में जो भी जाता था वो लुट जाता था मतलब वहां लुटेरे बहुत होते थे, क्योंकि लोगों के पास काम तो था नहीं, एक तरह से वो यही काम कर लेते, चलो लूट ही लेते हैं लोगों को, तो शापित नदी भी कहते थे। वैसे पौराणिक कथाओं में बहुत सारे लोग अलग अलग कहानियां बना लेते हैं, अब कहानियों का कोई स्टैंड तो है नहीं, कुछ भी बना लो, ठीक है। नदियों के बारे में वैसे भी पौराणिक जो हमारे पुराण, वेद पुराण में बहुत सारी कहानियां, जैसे अलकनंदा और भागीरथी के बारे में है ही। भागीरथी के बारे में आपने सुना होगा कि वो उसको भगवान शिव ने अपनी जटाओं में बांध लिया था, अपने जटाओं में, फिर वो कैलाश मानसरोवर से निकल के फिर वो आगे बढ़ी थी। आज भी भगवान शिव की बहुत सारी फोटो में भागीरथी रिवर जो है शिव जी के सिर से निकलती हुई नजर आती है, एक धार के रूप में भागीरथी। और लोग ये भी कहते हैं कि राम के पूर्वज, भगवान राम के पूर्वज भागीरथ उसको वहां हिमालय से लेकर आए थे, ताकि यूपी में उसके जो पूर्वज रह रहे हैं जिनका पिंडदान नहीं हो पाया, उनको मुक्ति दिलाने के लिए वो लेकर आए थे भागीरथी को। तो नदियों के साथ तो बहुत सारे नाम जुड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। तो आई थिंक पहला पॉइंट हमारा डेंड्रिटिक पैटर्न क्लियर है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। इस तरह की शेप जो बनाए वो डेंड्रिटिक पैटर्न है। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो ट्री लाइक शेप है या ट्री लीफ टाइप शेप है, वो उसको डेंड्रिटिक पैटर्न बोलते हैं कि कौन सा बोलते हैं, तो ये यही है वो। ओके, अब दूसरा लेवल ले लेते हैं हम, ट्रेलीज पैटर्न, ठीक है। ओके, ये हमारा क्लियर हो गया। और अब दूसरा पैटर्न ले लेते हैं, ट्रेलीज पैटर्न। ओके, ये तो हमारा पहला क्लियर हो गया। और अब दूसरा लेवल है ट्रेलीज पैटर्न, हम यहां लिख लेंगे ट्रेलीज पैटर्न को। ओके, अब सेकंड लेवल, नंबर 2 ट्रेलीज। ओके, ये देखिए ट्रेलीज पैटर्न क्या होता है। ट्रेलीज पैटर्न, ओके, ये देखिए ट्रेलीज पैटर्न में क्या होता है कि इसमें जो ट्रेलीज पैटर्न होती है उसमें जो है अलग अलग जगह से फ्लो करती हुई निकलती है, ठीक है। मतलब कि उसमें जो पैटर्न होता है वो रिवर चेंज करती है। कैसे चेंज करती है? जैसे मैं ये कहूं कि वो रेक्टेंगुलर शेप बनाती हुई हार्ड सरफेस से निकलती है, ठीक है। ये देखिए वो क्या करती है, राइट एंगल बनाती हुई निकलती है। जैसे कि मैं ये कहूं कि जैसे आपकी जो नर्मदा रिवर है, नर्मदा, ये देखिए नर्मदा रिवर जो है, नर्मदा रिवर जो होती है, आपने कभी देखा होगा कि वो महाराष्ट्र के ऊपर से, एमपी से होती हुई, अमरकंटक की हिल से होती हुई आगे बढ़ती है नर्मदा रिवर। उसके बारे में मैं बता दूं कि नर्मदा रिवर अमरकंटक की हिल से, कहां से निकलती है? अमरकंटक हिल्स, वहां से निकलती है। और अमरकंटक हिल जो है कहां पे? एमपी में है। और जब ये एमपी से बनके जब महाराष्ट्र की तरफ एंट्री करती है, जैसे मान लीजिए यहां से एमपी से बनके ये यहां एंड कर रही है इसमें, मतलब कहां पर? एमपी से महाराष्ट्र की तरफ आ रही है, ऐसे एंट्री कर रही है। तो इसमें क्या होता है कि इस तरह की राइट एंगुलर में कुछ रिवर्स ऐड होती चली जाती है, लोकल रिवर, ऐसे सिर्फ एक राइट एंगुलर में। ये देखिए इस तरह से। और फिर ये रिवर आगे बढ़ती है और आगे बढ़ के फिर जो है अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। अरेबियन सी में हार्ड सरफेस से आगे बढ़ती हुई अरेबियन सी में ड्रेन कर जाती है। जब किसी रिवर में सिर्फ एक ही साइड से, ओनली वन साइड, और वो भी राइट एंगुलर साइड से कोई रिवर ऐड करे और फिर वो आगे बढ़ जाए, क्योंकि वो स्लोप की बात होती है कि भाई किसी जगह पे स्लोप कैसा है, किसी जगह पर कैसा है, तो उसी हिसाब से अगर रिवर आगे बढ़ रही है तो डेफिनेटली वो ट्रेलीज पैटर्न को अपना रही है। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे कोई लकड़ी काटने की आरी होती है, आरी, या कोई कोम्ब होता है। आपने कोम्ब के बारे में सुना होगा, जैसे कोम्ब जो होता है लगभग ऐसा होता है, ऐसे इस तरह का एक कोम्ब नजर आता है,
तो बिल्कुल वो राइट एंगुलर शेप में बनती हुई ट्रेलीज बनाती है। ठीक है, तो नर्मदा में ऐसी ट्रेलीज खूब बनती है। ओके, नर्मदा में ऐसी ट्रेलीज बहुत बनती हैं, तो ये भी बहुत फेमस है ट्रेलीज पैटर्न। एक और पैटर्न जो हमारे यहां पर बड़ा फेमस है इंडिया में, और जो है ये वो थर्ड नंबर का कौन सा था, जिसको रेडियल पैटर्न हम कहते हैं, रेडियल। ये देखिए थर्ड नंबर का पैटर्न, इसमें कोई डाउट किसी को? ये तो बहुत सिंपल सा था, इससे तो बहुत ही आसान था। नर्मदा का अमरकंटक की हिल से बिल्कुल ट्रेलीज पैटर्न, राइट एंगुलर रिवर जुड़ेंगे उसमें। ओके, अब तीसरा नंबर आता है रेडियल पैटर्न। रेडियल पैटर्न, रेडियल पैटर्न, ठीक है। तो रेडियल पैटर्न क्या होता है, इसमें क्या होता है कि, हाँ यस आदित्य, हाँ बेटा, जैसे नर्मदा के अंदर वहां गुजरात की साइड से आ रही साबरमती, वहां भी पौंड में भी इकट्ठी होती है, और नर्मदा से आने वाली और भी छोटी मोटी, जैसे कि मैं ये कहूं कि नर्मदा में जो तापी के नजदीक और जो अमरकंटक की पहाड़ियों से जो छोटी छोटी, वो आगे लोकल नेम होते हैं। जैसे आपने नर्मदा के आसपास जो ट्राइबल एरिया होता है, या फिर ये कहेंगे सरदार सरोवर के आसपास के लोग हो गए, वो छोटी छोटी रिवर, जैसे हरियाणा में सरस्वती है, तो सरस्वती बाद में जाके गंगा के साथ ऐड होके गंगा जमुना सरस्वती का संगम बनाती है। इसी तरह लोकल रिवर है वहां पे, जो हमें बुक के अंदर ना नजर आएगा, लेकिन वहां के अकॉर्डिंग, जैसे आपने कभी सुना होगा एमपी में तवा रिवर, सुना है आपने 7th 8th में कभी सुना होगा, तवा मत्स्य संघ, जो वो हाँ मछली पालन करने वाले तवा रिवर के ऊपर प्रोटेस्ट करते हैं कि भाई तवा रिवर के ऊपर विलेजर्स को भी फिशिंग राइट मिले। तवा फिशरी जो ऑर्गेनाइजेशन के लोग थे, तो इस तरह वहां के लोकल पीपल लोकल नाम इनके निकालते हैं। वैसे मेन रिवर नर्मदा ही होती है, और जहां तक मेरा आइडिया, नर्मदा पर सरदार सरोवर डैम बनने की वजह से लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था बहुत ज्यादा, कि भाई इस पे वो डैम नहीं बनना चाहिए, वहां की वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है। यस आदित्य, हाँ बेटा, ओके बेटा, तो ये चीजें हैं। अब बात ये आती है कि रेडियल पैटर्न ये लोग बनाते कैसे हैं। रेडियल पैटर्न में क्या होता है, इसमें जैसे अरावली हिल्स हो गई, अब अरावली हिल्स बहुत छोटी हैं, हाँ आर्यन, यस बेटा, आर्यन, यस, कौन सी में, कौन सी रिवर आती है? ताप्ती रिवर, लेकिन उसके नीचे से चलती है। ताप्ती रिवर आती है उसके पैरेलल चलती हुई, लेकिन वो नर्मदा में ऐड नहीं होती, वो अलग चल के आ रही होती है। लेफ्ट एंगल साइड से ताप्ती बहती है, लेकिन ताप्ती उसमें ऐड ही नहीं होती, पैरेलल चलती हुई चलती है। अब जब रिवर पैरेलल चलती हुई चल रही है और उसमें ऐड ही नहीं हो रही, तो फिर वो ट्रेल, ये वाला डेंड्रिक पैटर्न तो बनाएंगी नहीं, वो एक ही पैटर्न बनाएगी, वो कौन सा होगा, ट्रेलीज। लोकल रिवर, जैसे कि तवा के बारे में बात की, मान लीजिए हम ये इसको तवा कह देते हैं, तवा रिवर, ठीक है, तवा रिवर हो गया। तो ये क्या है कि ऊपर वाली रिवर ही ऐड होती है, नीचे वाली होती नहीं है इसमें, वो हार्ड सरफेस की वजह से है। हाँ जी, एक ही साइड से, यही इसकी स्पेशलिटी है कि एक ही साइड ज्वाइन होती है, दूसरी साइड से ज्वाइन ही नहीं होती। ठीक है, राइट एंगुलर साइड, ठीक है, ओके, यही है डेंड्रिक पैटर्न। सभी, जैसे डेंड्रिक पैटर्न को गंगा अपनाती है, डेंड्रिक पैटर्न को इंडस भी अपनाती है। गंगा का मोस्ट सूटेबल है, इसलिए मैंने लिखा, मोस्ट सूटेबल गंगा का ही है, इसलिए मैंने लिखा। लेकिन उसके अलावा जैसे कि साउथ की जो महानदी है, और ये रिवर भी अपनाती है, नर्मदा भी है, वो भी है, लेकिन उनके थोड़े पैटर्न थोड़े चेंज हो जाते हैं, वो रेक्टेंगुलर शेप में चली जाती हैं। जैसे अब अगर अब कृष्णा और तुंगभद्रा की बात करूं मैं, या फिर गोदावरी की बात करूं, तो वो कई बार रेक्टेंगुलर बनाती हुई चलती है, यहां रेक्टेंगुलर कम बनते हैं, ये सीधी एंट्री कर जाती है, वो कई जगह पर रेक्टेंगुलर बना के चलती है। मतलब कि जैसे कभी ऐसा बना दिया, कभी ये बन गया, कभी वो बन गया, कभी ऐसे, ये रेक्टेंगुलर बनाती हुई चलती हैं, तो उनको हम उसमें नहीं डाल सकते, फिर वो पैटर्न थोड़ा अलग है। तो ये चीजें, ओके। अब बात करते हैं ट्रेलीज का क्या है, रेडियल का क्या है। रेडियल का, जैसे कि रेडियल वो खुद बता रहा है कि छोटी छोटी हिल्स हैं, स्मॉल हिल्स हैं, और उन स्मॉल हिल्स में चारों तरफ
स्मॉल स्मॉल रिवर्स फ्लो कर रही हैं, और वो ज्यादातर वो रिवर होंगी जो कि एवर फ्लो या हिमालय साइड की कोई रिवर नहीं है उसमें। मतलब कि ये अपने ही एरिया में थोड़ी दूर के लिए 5, 10, 15, 20 किलोमीटर फ्लो करेंगी और फिर उसी एरिया में पानी उनका गायब हो जाएगा, किसी बड़े पौंड में या किसी लेक में पानी गायब हो जाएगा। जैसे अरावली हिल्स में जो रिवर बनती हैं वो ऐसी ही बनती ज्यादातर, ठीक है। ओके, अब कैसा शेप बनाती हैं, जैसे राउंडेड हिल, जैसे मान लीजिए ऐसी कोई हिल है, राउंडेड हिल है, उस राउंडेड हिल में इधर से इधर से इधर से इधर से, ये देखिए इस तरह की स्मॉल 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 बननी शुरू हो जाएंगी, ऐसे ऐसे इस तरह की। मतलब कि इस हिल के चारों तरफ, क्योंकि बारिश होती है, रेनफॉल होती है, और रेनफॉल जब होती है तो वो पानी हिल एरिया से चारों तरफ बहता है। हिल के इस साइड भी, लेफ्ट भी, राइट भी, नॉर्थ भी, साउथ भी, सारे टाइप से वो फ्लो करने लगता है, और वो थोड़ी दूर अलग अलग पैटर्न में बहता हुआ लास्ट में या तो किसी लेक में, जैसे अरावली की पहाड़ियों में जो रिवर बहती है, जो लूनी रिवर है, लूनी रिवर जो रेडियल पैटर्न से बनके निकलती है और उसके बाद वो सांबर लेक के आसपास जाके गायब हो जाती है। जैसे गुजरात के अंदर साबरमती रिवर है, तो साबरमती भी क्योंकि 1 ईयर जो अरावली हिल्स हैं उनसे वो पूरी चलती हुई रेडियल, हाँ क्या, फिर से बोलो, सांबर लेक सोल्ट लेक है, हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो उसके अंदर क्या है कि बेस क्या है, सिर्फ बारिश रेनफॉल का वाटर ही उसका बेस है। अगर रेनफॉल वाटर नहीं आएगा डेफिनेटली तो वो सूख जाएगी और खारा भी हो जाएगा पानी। एक्चुअली वहां जितनी भी रॉक्स हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स है, उसमें जब पानी मिक्स होता है वहां पहुंचता है तो मोस्टली साल्टी हो जाता है, और फिर पानी की परसेंटेज भी कम है तो इवेपोरेशन ज्यादा हो जाता है और ऑटोमेटिकली वो पानी खारा हो जाता है। सांबर लेक बहुत ही खारे पानी की यानी कि सोल्टी वाटर लेक है, और इसीलिए वहां पर सोल्ट भी बनाते हैं। साबरमती भी बिल्कुल वैसी ही है, साबरमती रिवर में भी सोल्ट बहुत होता है, तो आसपास कच्छ के एरिया में साबरमती इधर उधर जब पहुंचती है और वहीं गायब भी हो जाती है कि दलदल मार्शी लैंड बना के, और वो इसी पैटर्न को अपनाती हैं। जो अरावली हिल्स है वो इंडिया की सबसे पुरानी हिल्स मानी जाती है, ध्यान रखना भाई, ओल्डेस्ट हिल इन इंडिया अरावली। तो इनके ऊपर जो भी, हाँ एशिया की भी सबसे ओल्डेस्ट मानी जाती है, बिल्कुल। ये एल्प्स और यस ठीक है, हाँ डोसी ये नजदीक आपके नारनौल में, ये भी अरावली की रेंज है। दिल्ली के आसपास जो रायसीना हिल हो गई ये भी अरावली की रेंज है, और इधर जो राजस्थान की तरफ जो खेतड़ी, और इधर हम जाते हैं सिंघाना खेतड़ी, और इधर ये कौन सा सीकर झुंझुनू, इधर जो हिल्स हैं वो भी अरावली रेंज ही हैं। तो यहां पर जो भी रिवर चलेंगी वो कौन सा पैटर्न बनाएंगी, डेफिनेटली वो रेडियल पैटर्न बनाएंगी। ओके, तो आई थिंक रेडियल पैटर्न भी हमारा बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें भी। 3 पैटर्न हमारे हो गए, क्योंकि अब रिवर्स के बारे में हम समझना शुरू कर देंगे। कई बार पैटर्न में से क्वेश्चन आ जाते हैं कि भाई कौन सा पैटर्न क्या बनाती है। ओके, अब एक लास्ट पैटर्न रह जाता है रेक्टेंगुलर पैटर्न। रेक्टेंगुलर, अब वो रेक्टेंगुलर पैटर्न कौन सा है, रेक्टेंगुलर पैटर्न ये देखिए, ठीक है, इसको कहते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न में क्या है, इसमें क्या होता है कि जैसे मैं ये कहूं कि तुंगभद्रा और कृष्णा रिवर है, वो रेक्टेंगुलर पैटर्न बनाती हुई चलती है। जैसे अगर मैं जैसे यहां पर देखो एक बार, इसको मैं रफ कर देता हूं डेंड्रिक को, और यहां पर रेक्टेंगुलर बनाने की कोशिश करता हूं। ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न नंबर 4, रेक्टेंगुलर पैटर्न। ओके, रेक्टेंगुलर पैटर्न। अब देखो जैसे क्या होता है, आपने कभी देखा हो कि जैसे कि हम ये कहें कि भाई गोदावरी की बात कर लेते हैं, तो गोदावरी जैसे कि कहां से निकलती है, जैसे गोदावरी का पैटर्न कुछ ऐसे, और फिर कुछ ऐसे इस तरह से, और फिर कुछ ऐसे इस तरह से, फिर ऐसे इस तरह से, ठीक है, फिर आगे बढ़ती है, फिर ऊपर से ऐसे आ रही होती है, और फिर आगे बढ़ के ये कोलेरू लेक में ऐसे ड्रेन कर जाती है। अब इस पैटर्न को देखने से ये पता चलता है कि रिवर वैसे तो डेंड्रिक पैटर्न बना रही है, लेकिन वो हर जगह पर रेक्टेंगुलर और स्क्वायर शेप बनाती हुई निकल रही है।
मतलब कि इसमें कुछ रिवर इधर से ऐसे ऐड हो गई और कुछ रिवर इधर से ऐसे ऐड हो गई, कुछ रिवर ऐसे आके ऐड हो गई, ऐसे ऐड हो गई, ऐसे इस तरह से ये ऐड होके चल पड़ी है इस तरह से। तो ये मोस्टली रेक्टेंगुलर पैटर्न बना रही है। अब इसका रीजन क्या है, ये इस तरह के पैटर्न क्यों बना रही है? उसका रीजन ये है कि वहां हार्ड रॉक एरिया होता है, जो कर्नाटका और महाराष्ट्र और जो ये तमिलनाडु आंध्र प्रदेश का एरिया है वो ज्यादातर हार्ड सरफेस है, इग्नियस रॉक्स का एरिया है। और अगर वो रिवर इस साइड से बन के चल रही, जैसे ये वाली साइड कौन सी है, महाराष्ट्र वाली साइड है, ये महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, इधर की ये साइड वाली रिवर है। तो इधर क्या है कि बहुत हार्ड रॉक्स होती है, मेटामॉर्फिक भी पाई जाती है ज्यादातर। तो वो क्या है, रिवर्स उनके बेस को जो कट नहीं कर पाती है, और जब बेस नहीं कट होता तो शेप सेम की सेम रहेगी, फिर शेप चेंज होती नहीं है। लेकिन हमारे गंगा में बिल्कुल थोड़ा पैटर्न अलग है। गंगा जो होती है बेस को काट देती है, और बेस को काटती हुई अगर कहीं रेक्टेंगुलर बन रहा भी है तो उसको फिनिश कर देती है। ओके, उसको क्या कर दिए, फिनिश कर देती है, और फिनिश करके अपने अकॉर्डिंग वो पैटर्न बनाती हुई, डेंड्रिटिक पैटर्न बनाती हुई आगे चलती है। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ पॉसिबल हो नहीं पाता। यहां पर एक चीज और भी है, यहां पर रिफ्ट वैलियां भी बहुत मिलती है, तो उनको रिफ्ट वैल्यू में ही उनको बहना पड़ता है। रिफ्ट वैली क्या होती है, जो हार्ड रॉक सरफेस वैली होती है और यू बनाती है, यू शेप, वी शेप नहीं बना सकती वो, क्योंकि हार्ड रॉक्स होती है। कैसी, यू शेप, ये देखो इस तरह की यू शेप बनाती हुई चलती हैं, इसको कहते हैं रिफ्ट वैली। रिफ्ट वैली, ओके, रिफ्ट वैली बनाती हुई चलती है, और वी शेप नहीं बना सकती। ये क्यों नहीं बना सकती, क्योंकि ये नीचे के सरफेस को काट नहीं सकती, इसीलिए ये रेक्टेंगुलर शेप बनाती हुई चलती है। अगर मैं इस पे गोदावरी लिख दूं तो कोई गलत नहीं होगा, गोदावरी रिवर एरिया तो गलत नहीं होगा। और अगर ऐसा ही पैटर्न तुंगभद्रा कृष्णा बनाते तो भी गलत नहीं है। तुंगभद्रा, तुंगभद्रा कृष्णा, ये देखो तो भी गलत नहीं होगा। साउथ में ही बनते हैं ऐसे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इसमें भी प्रॉब्लम नहीं है हमें। रेक्टेंगुलर पैटर्न खुद नाम ही सिद्ध कर रहा है, नाम प्रूव कर रहा है कि वो रेक्टेंगुलर बनाती हुई चलेंगी, ठीक है। तो पैटर्न सबको समझ आ गए, मेरे ख्याल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। और अब आते हैं रिवर्स पे, यस, ठीक है। कई बार पैटर्न में से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले पैटर्न का बता दिया कि भाई क्या क्या क्वेश्चन इसमें बन सकते हैं, किस कौन सी रिवर कौन सा पैटर्न बनाती है, वो सब हमें समझ आ गया। ओके बेटा, अब चलते हैं आगे। ओके बेटा, अब देखिए, ठीक है। अब क्या होती है कि इंडिया की जो रिवर सिस्टम है, इंडियन रिवर सिस्टम, इंडियन रिवर सिस्टम, ठीक है, उसको हम दो टाइप में बांट सकते हैं, नंबर 1 और नंबर 2। नंबर 1 में हम लिखेंगे द हिमालयन रिवर, द हिमालयन रिवर सिस्टम। दूसरा लिखेंगे, ठीक है, द पेनिनसुलर रिवर सिस्टम, ठीक है। अगर हिमालयन रिवर सिस्टम समझना है तो उसमें 3 सिस्टम आएंगे। 1 द इंडस रिवर सिस्टम, उसमें पहला ये होगा, ठीक है, इंडस रिवर सिस्टम। और इंडस रिवर सिस्टम में इसकी ट्रिब्यूटरी, इसकी जो ट्रिब्यूटरी होंगी, जो इसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, उसमें रावी, चिनाब, झेलम, ठीक है, रावी, चिनाब, झेलम, ब्यास और सतलुज। ये 5 इसकी हेल्पिंग रिवर होंगी। जब ये
सिंगल रिवर ना चल के इनके साथ बहुत सारी ट्रिब्यूटरी भी इसमें ऐड होती चले तो वो रिवर ना होकर रिवर सिस्टम बन जाती है, ये क्लियर ध्यान रखना। और इंडस तो वैसे भी बहुत फेमस है, इंडस रिवर के नाम पे तो हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन बनी हुई है। लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानते हैं, कहते हैं कि बहुत बड़ा एरिया था, 12 लाख और 99,000 और 600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, ट्रायंगल शेप का एरिया। आपको बिलीव नहीं होगा कि इतनी तो इजिप्ट का सिविलाइजेशन भी बड़ा नहीं था, मेसोपोटामिया भी इतनी बड़ी सिविलाइजेशन नहीं थी जितनी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन हुई है। ये देखिए इंडस वैली सिविलाइजेशन इंडस वैली सिविलाइजेशन में दो शहर ढूंढे गए थे, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो ठीक है मोहनजोदाड़ो। ये 1921 में ढूंढा गया और ये 1922 में ढूंढा गया था। एक बड़ी कमाल की बात बताऊं मैं आपको, जब इंडस की बात आ रही है तो इंडस रिवर जो सिविलाइजेशन है उसके बारे में सबसे पहले 1826 में चार्ल्स मेंसर ने कहा था कि भाई यहां पर कोई सभ्यता दबी हुई हो सकती है, लेकिन अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको गलत माना कि भाई ये झूठ बोल रहा है। इंडियन आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का फाउंडर जो था अलेक्जेंडर कनिंघम, उसने कहा कि चार्ल्स मेंसन झूठ बोल रहा है कि यार ये हो नहीं सकता, और हमारे लिए अगर मान लो हम इंडस वैली के वो जो नीचे भाई जो चीजें दबी हुई है उनको हम ढूंढ भी ले तो हमें फायदा क्या होगा। 1826 में ये बात दबी की दबी रह गई, चार्ल्स मेंसन की बात किसी ने नहीं मानी। फिर उसके बाद है 1921 में फिर एक और आए सर जॉन मार्शल आए, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बाद में जो है प्रेसिडेंट बने। पहले वाला कौन सा था? चार्ल्स मेंसन, जिसने ये कहा था कि भाई यहां कुछ दबा हो सकता है। दूसरा अलेक्जेंडर कनिंघम, जिसने ये कहा कि यार कोई फायदा नहीं है खोदने से, पता नहीं क्या निकलेगा क्या नहीं, हमारे लिए फायदेमंद है भी कि नहीं है। तीसरा वाला जब जिसने खुदाई शुरू कराई, नीचे माइनिंग करना शुरू किया और उन्हें कुछ मिला अंदर से, इंडस वैली सिविलाइजेशन मिली उन्हें, वो था जॉन मार्शल। ठीक है, जॉन मार्शल ने खुदाई करवाई, जो आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट का हेड बना बाद में। और फिर दयाराम सानी, उसकी लीडरशिप में, जॉन मार्शल की लीडरशिप में 1921 में दयाराम सानी ने हड़प्पा को ढूंढा और उन्हें बहुत बेहतरीन अर्बन सिविलाइजेशन नीचे से मिली थी। बहुत बेहतरीन तरीके के मकान, 4-4 5 मकान, बीच का बरांडा और इतनी बढ़िया स्नानागार, एक बहुत बड़ा वहां पर बात जो कॉमन बात मिला है, जहां पे 12 मीटर का अप्रोक्सीमेट 12 मीटर लेंथ में, और ये मान के चलो कि 7 मीटर की उसकी विड्थ होती थी और 2.43 मीटर लगभग गहरा था वो। तो ये बहुत बेहतरीन सिविलाइजेशन थी उस टाइम। और कितना एरिया टोटल? 12 लाख और 99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया पूरा, इस तरह की ट्रायंगुलर शेप में, इस तरह की ट्रायंगुलर शेप में, ऐसे इस तरह से। जम्मू कश्मीर से JNK से लेकर बलूचिस्तान, ठीक है, और इधर ये गुजरात और इधर यूपी, गुजरात और ये यूपी, ठीक है, यहां तक। तो बहुत बड़ी सिविलाइजेशन थी हमारी। इंडस और उसकी 5 ट्रिब्यूटरी ने बनाया बहुत बड़ा एरिया और लोगों ने उसको सैल्यूट किया। कहते हैं कि इंडस वैली के लोग 9 टाइप के तो फूड ग्रेन उगाना जानते थे। 5 तो सर्दियों के फूड ग्रेन उगाते थे वो, गेहूं, बार्ले यानी कि व्हीट, बार्ले, और ये आपका मस्टर्ड, सरसों, राई भी उगाते थे और मटर उगाते थे। 5 तो सर्दियों के फूड ग्रेन उगाते थे वो, और 4 गर्मियों के। कॉटन यहीं पर पहली बार उगी मिली, कॉटन के एविडेंस यहीं मिले, क्योंकि ग्रीक कंट्री के एक बुक से हमें यह मिला कि जो कॉटन के लिए, जो यहां कॉटन इंडिया के लोग यानी कि इंडस वैली के लोग जो उगाते थे, उन्होंने कॉटन को सिंडोन कहा था कि भाई कॉटन यहीं उगती है और कहीं नहीं उगती। वो लोग इंडिया से कॉटन लेके जाते थे। मतलब कि ये हुआ कि इंडिया के लोग न केवल पूरे वर्ल्ड को जीरो देते हैं, बल्कि कॉटन यानी कपड़े भी पहनाए हम लोगों ने। कॉटन का सबसे पहला एविडेंस इंडिया में ही मिला, इंडस वैली में। ठीक है, कितना एरिया था टोटल इंडस वैली का? 12,99,600 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया। तो इंडस के बारे में तो बहुत सारी बातें हैं सुनाने की, फिर कभी सुनाएंगे। फिलहाल इसका एक सिस्टम देख लेते हैं, टाइम कम है अपने पास।
ओके, तो बहुत बड़ा एरिया था ये। और उसकी पांचों, रावी, चिनाब, झेलम, व्यास, सतलुज, इन पांचों नदियों ने ही पंजाब को भी बनाया, इंडस और इन 5 ट्रिब्यूटरी ने। इसीलिए पंजाब का नाम 5 नदियों के नाम पर ही पड़ा है, पंजाब, 5 नदियों का प्लेन एरिया। दूसरा जो हिमालय रिवर सिस्टम आता है वो गंगा का रिवर सिस्टम, जैसे अभी मैं गंगा की बात कर रहा था। नंबर 2 गंगा, गंगा रिवर सिस्टम। इसको भी सिस्टम ही कहा हमने, क्योंकि भाई गंगा अकेली तो है नहीं, गंगा अकेली होती तो गंगा कह लेते, लेकिन गंगा अकेली नहीं, उसके साथ बहुत सारी है। अब गंगा की हेल्पिंग पहले तो यमुना, और यमुना की हेल्पिंग चंबल जो इसके साथ आई, केन, सोन, ठीक है, बेतवा, ये बेतवा, इस तरह की रिवर इसके साथ भी आती है, तो ये अकेली नहीं है यमुना, और यमुना उसमें बाद में गंगा में मिक्स हो जाती है। फिर कोसी हो गई, घाघरा नदी हो गई, घघरा हो गई, ठीक है, और एक मैंने शारदा भी बताई थी आपको, शारदा हो गई, काली हो गई, काली रिवर, तीस्ता रिवर हो गई, तीस्ता, ऐसी बहुत सारी नदियां हैं, तो अकेली नहीं है गंगा भी, ठीक है, इस तरह की बहुत सारी, तो ये भी रिवर सिस्टम है पूरा का पूरा। ओके, तीसरा जो रिवर सिस्टम बनता है वो ब्रह्मपुत्र है, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, ये भी अपने आप में रिवर सिस्टम है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र अकेली नहीं है, ब्रह्मपुत्र के साथ भी उसकी लोकल रिवर ऐड होती हैं। जैसे ब्रह्मपुत्र का नाम चाइना में सांगपो होता है, सांगपो होता है, फिर सांगपो के बाद में दिहांग और दिबांग हो जाता है। फिर ये आसाम में आके इसका नाम क्या पड़ता है, ब्रह्मपुत्र। आसाम के लोग इसको ब्रह्मा का बेटा कहते हैं, ब्रह्मपुत्र। ये देखो, आसाम में आके आसाम के लोग कहते हैं कि ब्रह्मा का बेटा आ गया, और आसाम के लोग इसकी वजह से एग्रीकल्चर करते हैं। बाद में यही नदी जब बांग्लादेश में पहुंचती है तो इसको जमुना कहने लगते हैं, गंगा को मेघना कहने लगते हैं, तो ये फेमस हो जाती है, बड़ी फेमस हो जाती है। तो ये था आपका हिमालयन रिवर सिस्टम। नेक्स्ट टाइम हम इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि ये इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरी कहां कहां से निकलती है, कितना एरिया कवर करती है, फिर कहां पहुंचती है, वो सब नेक्स्ट टाइम। और ये वाली गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरी किस किस जगह से कैसे फ्लो करती हुई निकलती है, कितना एरिया कवर करती है, जैसे ये 2900 के लगभग किलोमीटर कवर करती है, और ये वाली जो है 25 में 2200 है ना, 2525 के लगभग ये कवर करती है। और ये वाली भी काफी लंबी रिवर है, सांगपो पहले बोलते फिर बाद में। और पेनिसुल रिवर में कौन कौन सी, जैसे अरेबियन सी साइड वाली, अरेबियन सी में जाने वाली नर्मदा और तापी हो गई, ये 2 नदी इधर की हो गई। और बे ऑफ बंगाल में जाने वाली, बे ऑफ बंगाल, इसमें जाने वाली जैसे महानदी, गोदावरी, ओके, कृष्णा और कावेरी नदी है। इस तरह की ये फिर साउथ की नदियां हो जाती है, तो ये भी काफी फेमस है। तो इन सब के बारे में हम बारी बारी स्टडी करेंगे नेक्स्ट टाइम, ठीक है बेटा। नेक्स्ट टाइम बहुत अच्छे लेवल पे ये हो जाएगा, और जहां तक मेरा आइडिया एनटीएससी के बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि 9th में से भी क्वेश्चन आते हैं एनटीएससी के, तो 9th के बच्चों के लिए भी हेल्पफुल है और इसके लिए भी है, ठीक है बेटा। तो अब बताओ, किसी बच्चे को डाउट है? आज की इस लेसन में हाफ पार्ट हो गया आपका, ये एक तरह से हाफ पार्ट अगली बार कर लेंगे, ठीक है।